मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए इतनी सी इल्तिजा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द गैंगस्टर सागा मोहब्बत पलों में मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था अमाल और कविशा सुबह होने पर जग गए थे। जगने के बाद वो निकले थे मंदिर की तरफ। मंदिर पर पहुंचे थे दोनों और पंडित जी ने उन्हें कुछ सामग्री दी थी ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए। चढ़ाई देखकर कविशा को ज़रा ख्याल आया था अमाल की इस हालत का, लेकिन अमाल ने ये मेक श्योर किया था कि वो आगे जा सकती है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद ये दोनों चढ़ाई चढ़ते हुए पहुँचे थे और दर्शन किए थे देवी के। वहाँ पूजा कर लेने के बाद मन्नतें लगाई थी। मन्नतें दोनों की अलग अलग थी। अब किसकी कबूल होगी किसकी नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। उसके बाद ये दोनों अपने कदम नीचे ले आए थे। बस यही था पिछले एपिसोड में। अब आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। दोनों बैठे थे स्कॉर्पियो में। अमाल ने स्कॉर्पियो को ज़रा आगे किया था और बस कविशा को देखा था उस दुपट्टे में जिससे उसने अपने सर को ढांप लिया था। क्या देख रही हो तुम? कितनी बार तुम्हें कहा मैंने, सड़क पर क्यों नहीं नज़र रखती हो? हाँ, मैंने भी तो कितनी बार कहा है, सड़क कोई नज़र रखने वाली चीज़ है। नज़र तो अपनी चीज़ों पर रखी जाती है और वो भी बहुत बहुत खूबसूरत। उफ, तुम नहीं सोचोगी। कविशा ने बड़बड़ाते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ घुमा लिया था। सुनो। हाँ, क्या है? बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ एक छोटा सा बाज़ार है जो बहुत खूबसूरत है, क्या तुम चलोगी? अमाल ने कितनी प्यार से पूछा था। क्यों, तुम्हें क्या लेना है बाज़ार में से? कविशा ने कहा। घर चलो ना, अपनी बातें जोड़ी थी उसने। चलो ना, कुछ ले लेना अपने लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो तुम सिर्फ घर चलो। चलो ना प्लीज़। तुम मानोगी नहीं? नहीं, अमाल ने कहा। तो चलो फिर, जब मानोगी ही नहीं। वैसे भी प्रिया के लिए और रू के लिए कुछ ले लेंगे, धीरे से कहा था कविशा ने। और रू का नाम जब लिया था कविशा ने, बड़ी खुश हुई थी अमाल। उसके चेहरे पर साफ साफ झलका था उसका ये खुश हो जाना। और फटाफट अपनी स्कॉर्पियो को बढ़ा चुकी थी बाज़ार की तरफ। बाज़ार के सामने रोक दिया था अपनी स्कॉर्पियो को। और सच में ये बहुत छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत बाज़ार था। ये दोनों धीरे धीरे अंदर की तरफ गए थे। कविशा का सर अभी भी उसके दुपट्टे से ढका हुआ था और एक कदम, जस्ट एक कदम पीछे चल रही थी अमाल कविशा के। बस अपनी कविशा को देखकर अपने दिल को आसमान पर उड़ाते हुए। तभी कविशा दो दुकानें छोड़कर तीसरी दुकान पर रुक गई थी। वहाँ बहुत छोटे छोटे इयररिंग्स मिल रहे थे जो कि प्रिया को बहुत पसंद थे। बस वहाँ जाकर कविशा इयररिंग्स ज़रा टटोलने लगी थी और बस उसके सीधे कंधे की तरफ खड़ी थी अमाल, चुपचाप उसे देख रही थी। और एक इयररिंग उसे पसंद आ ही गया। उसने पैक कराया। बाबा ने उसे पैक करके दिया। जब कविशा ने अपने पर्स में से पैसे निकाले तो देखा उससे पहले ही अमाल बाबा को पे कर चुकी थी, दे चुकी थी इसकी रकम। और अपने लिए भी ले लो ना, अमाल ने धीरे से कहा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ये कहते हुए अपनी आंखें छोटी करते हुए कविशा आगे बढ़ी थी। आगे एक खूबसूरत शॉल की दुकान थी। बहुत अच्छी अच्छी उम्दा कलाकारियों वाली शॉल मिल रही थी यहाँ। अब सर्दियाँ तो शुरू हो ही गई थी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो बस इनमें से छांटने लगी थी। ओह, मम्मी के लिए ले रही हो? अमाल ने पूछा। ओह नहीं, मॉम के लिए। क्या?
अपनी आंखें बड़ी कर कर पूछा था अमाल ने। हाँ, तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? हाँ बोला ना मैंने, मॉम के लिए वो वाली दिखाना। अमाल से ये बात कहकर वो वहाँ उस लड़के से एक शॉल पर पॉइंट करके बोल पड़ी थी। उस लड़के ने उस शॉल को निकाल कर सामने फैला दिया था। हाँ, ये अच्छी है, ये मॉम पर अच्छी लगेगी। इसे पैक कर दो। कविशा ने न मोल किया न तोल किया, सीधा पैक करा लिया। और जब उसने कहा कि ये अच्छी लगेगी मॉम पर, तो बस पहले से क्या कम दिलाया था कविशा पर अमाल का, जो और आने लगा। हाँ, बहुत आने लगा। इस बार कविशा ने ही पे किया था, रकम दी थी उस लड़के को इस शॉल की। अमाल ने अपनी जेब छुई ही नहीं। फिर से आगे बढ़ी थी कविशा, देखते देखते दुकानों को। कुछ ढूंढ रही थी और आखिरकार एक दुकान पर वो मिल ही गया। कविशा ने सीधा जाकर एक चीज़ की तरफ पॉइंट किया और उन आंटी को कहा कि वो पैक कर दें। आंटी ने वो फटाफट पैक किया और कविशा के हवाले कर दिया। कविशा ने ज़रा अपनी दाईं तरफ देखा, अमाल थी नहीं। उसने रकम निकाली और उन आंटी को पे कर दी। जब अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाई तो देखा अमाल एक कश्मीरी कपड़ों की दुकान पर थी। जो सूट होते हैं उनकी दुकान पर थी। छांट रही थी वो कुछ। कविशा उसे दूर से देख रही थी बस, लेकिन देखते देखते वो अपने कदम बढ़ा रही थी। माँ पर कौन सा कलर सूट करेगा क्या? कविशा ने अपने भवें को उचका लिया था। मैंने पूछा माँ पर कौन सा कलर सूट करेगा? मुझे इन सब का ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो जल्दी बताओ ताकि मैं माँ के लिए एक ले सकूँ। माँ पर सुरमई कलर सूट करता है, कविशा ने ज़रा गंभीर होकर जवाब दिया। हाँ, ठीक कहा तुमने। भैया ये वाला पैक करना। यहाँ अमाल ने ऑर्डर दिया था पैक करने का, एक सुरमई कलर का सूट जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की गई थी, काम किया गया था। हो गया? हाँ, ये लो। थैंक यू। अमाल ने बैग पकड़ा, पॉलीथीन पकड़ी और उस पॉलीथीन को लेकर आगे मुड़ी। सब कुछ हो गया या कुछ और लेना है? कविशा खोई हुई थी अभी भी उस सूट की दुकान पर। जब अमाल ने उससे ये पूछा था, सुनो। हाँ, क्या क्या है? कुछ और लेना है? अमाल ने पूछा। नहीं, चलो रुको ना। हाथ पकड़ लिया था अमाल ने यहाँ कविशा का। कविशा ने फ़ौरन झटके से उसकी तरफ देखा। कुछ तो ले लो अपने लिए। नहीं, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। कविशा ने ये कहकर अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया था। ओके, चलो। अमाल ने अपनी भौं को उचकाया, अपने सीधे हाथ से आगे बढ़ने का इशारा किया और ये दोनों आगे बढ़ने लगे थे। अमाल अपनी दाहिनी तरफ देख कर चल रही थी। तभी उसकी नज़र एक जगह पड़ी थी। एक आंटी थी जो एक फूलों की टोकरी लिए बैठी हुई थी। उनके पास गजरे थे। अमाल तो रुक गई थी, लेकिन कविशा के कदम आगे चले गए थे। अमाल उन आंटी के पास गई थी। गजरों को हाथ में लिए उसने उनसे रकम पूछी थी। उन्होंने बताई। अमाल ने वो पे की और उस गजरे को अपनी जेब में रख लिया और आगे बढ़ गए थे ये दोनों। स्कॉर्पियो का दरवाज़ा एक बार फिर से खोला था अमाल ने कविशा के लिए। कविशा बैठ गई थी। अमाल ने फट से बैठकर स्कॉर्पियो को लेफ़्ट साइड मोड़ लिया था और ये ब्लैक स्कॉर्पियो रास्ता ज़रा नापने लगी थी। जब रास्ता तय करते हुए आगे पहुँचे थे, तभी कविशा थोड़ी सी असहज लग रही थी। अमाल ने जिसे बाखूबी नोट कर लिया था। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, ये कहकर कविशा ने अपने लेफ़्ट हाथ को अपने पेट पर मला था। भूख लगी है? अमाल ने फट से पूछ लिया। नहीं, कविशा ने इनकार किया। बोलो ना, भूख लगी है? हाँ, तो मुझसे नहीं छुपा सकती।
इसमें छुपाना क्या है? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। अच्छा, तो क्या पेट में चूहे कूद रहे हैं जिन्हें मसल कर शांत किया जा रहा है? हाँ, चूहे कूदने का मतलब तो यही होता है ना कि भूख लगी है, भूख लगी है। अमाल ने मुस्कुरा कर पूछा, जब जानती हो तो पूछती क्यों हो? भाभी सिकोड़ ली थी कविशा ने अपनी बात कहते हुए। अमाल मुस्कुराई थी और उसने स्कॉर्पियो को ज़रा राइट साइड मोड़ा था। राइट साइड मोड़ कर एक छोटी सी हलवाई महाराज की दुकान थी, वहाँ उसने रोक दिया था गाड़ी को। ओके, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अमाल ये कहकर उतर गई थी और पहुंची थी महाराज अंकल की दुकान में। वहाँ जाकर कुछ चीज़ें पूछी थी, कुछ मीठा पूछा था। मीठे के साथ साथ समोसे भी थे। अमाल ने समोसे को पैक कराया। पैक इन द सेंस एक पत्तल वाले जो प्लेट होते हैं उनमें 2 समोसे थे और एक हरी धनिया की चटनी को निकाल कर महाराज अंकल ने अमाल के हाथ पर रख दिया था। अमाल उस पत्तल को देखते हुए कविशा की तरफ बढ़ी थी। कविशा स्कॉर्पियो में ही थी। उसने खिड़की से अंदर अपने हाथ किए और कहा, लो, भूख लगी है ना, तो खाओ। वाह, समोसे! खुश हो गई थी कविशा। समोसे के आगे उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। फट से उसने वो प्लेट ले लिया था पत्तों वाला और फट से समोसे को काट लिया था अपने दांतों से। एक बाइट बिना चटनी के खाई थी और समोसा काट कर चटनी में डुबाकर दूसरी बाइट भी फटाफट ले ली थी। अमाल कविशा के इस रूप को बड़े प्यार से निहार रही थी और खुश हो रही थी। तुम्हें समोसे बहुत पसंद हैं क्या? अमाल ने पूछा। हाँ, बहुत, सबसे ज़्यादा। अच्छा, और मीठे में कुछ खाओगी? हाँ, मीठे में मुझे छेना चाहिए। कविशा ने एक छोटे बच्चे की तरह अपनी पूरी फरमाइश रख दी उसके सामने। अब ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कविशा ने जैसे अमाल की बात सुनी ही नहीं, वो अपने समोसों में बिजी थी। अमाल मुस्कुराते हुए फिर से महाराज अंकल के पास गई और फिर से महाराज अंकल ने इस बार पत्तों की प्लेट में नहीं, पत्तों की कटोरी में छेने दिए, 2, और अमाल वो लेकर आ गई अंकल को पे किए हुए। अमाल अपनी सीट पर आकर बैठ गई थी और उन छेनों की कटोरियों को आगे कार पर रख दिया। कार का जो डैशबोर्ड होता है उस पे रख दिया था और बस अपनी कविशा को निहार रही थी। उसके सर का दुपट्टा हल्का सा सरक कर नीचे आ गया था, लेकिन कविशा अपने समोसों में बिजी थी। वो एक समोसा ख़त्म कर चुकी थी और एक दूसरा जो था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला था। उसके बाल तभी उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वो उल्टी हथेली से बार बार पीछे कर रही थी, लेकिन वो पीछे हो ही नहीं रहे थे। तभी अमाल ने अपने उल्टे हाथ से उन बालों को पकड़ लिया था। कविशा ने मुंह में समोसा लिए ही उसकी तरफ देखा था। क्या क्या है? कुछ नहीं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ना तुम्हें खाने में, तो बस इन्हें हटा रही हूँ, और क्या। अमाल ने अपनी बात की थी। कविशा ने उसे देखते देखते अपनी जो लाइन को चबाने में मसरूफ़ रखा था। अमाल ने बालों को कान से लगा दिया था। ख़त्म हो गए तुम्हारे समोसे? हो गए। सामने देखो, अमाल ने कविशा से कहा। कविशा ने अपनी बड़ी आंखों को सामने किया तो देखा छेने थे। इतना ही कहा उसने और फट से उन पत्तों की कटोरी को अपने हाथ में भर लिया और फट से एक छेना उठाकर अपने मुंह में डाल लिया और आंखें बंद करके मुंह फुलाए उसे चबाने लगी थी। जब एक ख़त्म करके वो दूसरा अपनी उंगलियों में उठाकर उसका रस निचोड़ कर अपने मुंह में डालने ही वाली थी कि अमाल ने उसका हाथ पकड़कर वो छेना अपने मुंह में डाल लिया। सच में ये तो बहुत अच्छा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छेने खाने की? अब मुझे भी तो भूख लगी है ना। हाँ, तो लगी है तो लगती रहे ना। क्या क्या उस दुकान पर दूसरे नहीं थे? तुमने मेरा क्यों खाया? और अगर खाना ही था तो मुझे दिया ही क्यों? मैं खुद ले ली थी वहाँ जाकर। तुम कितनी गंदी हो। कविशा ने अपनी भौं को सिकोड़ा था। वो तो मैं हूँ। वैसे बहुत अच्छे थे छेने ना। तुमने भी तो खाया एक, तुम बता सकती हो कि अच्छे थे, लेकिन मुझे 2 खाने थे।
कोई बात नहीं, अगली बार 4 खाएंगे, वो भी साथ साथ। कुछ भी, चलो अब। कविशा ने ऑर्डर दिया था चलने का। अमाल ने फिर से अपनी स्कॉर्पियो को स्टार्ट किया था और आगे बढ़ रही थी। कविशा अपने होठों को बुदबुदाए न जाने क्या क्या बड़बड़ाने लगी थी। उसे देख मुस्कुरा रही थी अमाल अपनी स्कॉर्पियो चलाते हुए। आगे आगे चली थी ये गाड़ी और कविशा को अब ज़रा नींद आने लगी थी। उसकी पलकें झपकने लगी थी और नींद इतनी गहरी आ गई थी कि कविशा का जो सर था वो उसकी दाहिनी तरफ लुढ़कता चला जा रहा था। अमाल ने ये नोटिस किया और अपने दाएं कंधे को ज़रा सरका सरका कर कविशा के पास कर दिया। कविशा का सर अपने आप अमाल के कंधे पर आकर टिक गया और वो सो गई। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी कविशा अमाल को। कविशा ने स्कॉर्पियो की रफ्तार को ज़रा धीरे कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी कविशा सोई जो हुई थी। बस वो अपनी कविशा को सामने वाले मिरर में देखे देखे स्कॉर्पियो आगे चला रही थी। उसका मन किया था एक बार कि उसका हाथ अपने हाथों में भर ले, लेकिन अमाल ने ये नहीं किया। अमाल को वो रात याद आ गई जो अभी तो बीती थी, जो ख़त्म नहीं होनी चाहिए थी अमाल की तरफ से, लेकिन वो ख़त्म हो गई थी। उस रात ने क्या गहरी छाप छोड़ी थी दोनों के दिलों में, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ स्कॉर्पियो को धीरे से अमाल ने रोक दिया था और चुपचाप बिना हिले बस अपनी कविशा को देखती गई थी। बाहर किसी तीसरे शोर से कविशा की आँख खुल गई थी और फट से उसने अपने आप को कंधे से हटा लिया था। अमाल के फट से दूर हो गई थी। तुम मेरे करीब कब आई? हाँ, और तुमने मेरे सर के नीचे कंधा क्यों रखा अपना? वाह भाई वाह, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है, उल्टा चोर को ताल को डांटे। हाँ, तुम्हारा सर मेरे कंधे पर आया था, मेरा कंधा तुम्हारे सर पर नहीं गया था। ओह, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? हाँ, कविशा ने ये सवाल किया और अपनी आंखों से बाहर की तरफ इशारा किया था अमाल ने। ये घर था, लेकिन अमाल का नहीं, कविशा का। तुम घर क्यों आई? क्या मतलब? हाँ, चलो उतरो। उतर गई थी अमाल, उतरने का आदेश दिए कविशा को और दरवाज़ा बंद किया था अपनी साइड वाला। कविशा चुप हो गई थी, स्तब्ध रह गई थी अमाल की इस एक्शन से। वो अपने घर नहीं, उसे उसके घर ले आई थी। हाँ, ये कविशा का घर था जहाँ स्कॉर्पियो रुक गई थी। कविशा का मन न जाने कौन से मोड़ पर मुड़ गया था, चुप हो गई थी। शायद उसका मन 1% झुक गया था। माँ ने दरवाज़ा खोला था अमाल के खटखटाने पर। अमाल ने फट से झुककर माँ के पैर छू लिए थे और कार से निकलते वक्त कविशा यही देख रही थी, बिल्कुल हैरान भरी निगाहों से। माँ ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, गले लगा लिया था अमाल को और कविशा की तरफ दौड़ पड़ी थी। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए, खुश रहो। कविशा सिर्फ अमाल को देख रही थी और मम्मी जो थी वो कविशा का सर सहलाए उसे गले भी लगा चुकी थी। चलो चलो अंदर चलो, और मम्मी कविशा का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। अमाल भी अंदर की तरफ बढ़ी थी। अमाल ज़रा घूमने लगी थी घर में आके। कविशा उसे ही देख रही थी। माँ ने कुछ सवाल किए तो कविशा ने उसको सुना ही नहीं। अमाल मुड़ी और माँ के सवाल के जवाब देती गई। किस तरह गए, क्या था, कितनी पूजा की, क्या मांगा और न जाने क्या क्या, और बाकी सब आपकी बेटी बताएगी। मैं पैकेट्स लेकर आती हूँ। अमाल को फट से पैकेट्स की याद आ गई थी और वो बाहर की तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ बेटा, तू इतनी चुप क्यों है? कविशा की चुप्पी पर मॉम ने पूछा था। कुछ नहीं माँ। तभी कविशा की नज़र टेबल पर पड़ी थी जहाँ मम्मी की मेडिसिन रखी हुई थी। कविशा उस तरफ बढ़ी थी और मेडिसिन को हाथ में लिया था। ये किसकी दवाइयाँ हैं मम्मी? मेरी है बेटा,
आपकी? हाँ, मेरी। और ये रिपोर्ट्स भी मेरी हैं। वो टेबल जो थी, जो स्टडी टेबल थी प्रिया की, वहाँ मम्मी की रिपोर्ट्स भी रखी हुई थी, जो शायद एक आधी रिपोर्ट इनमें से कल ही प्रिया लेकर आई थी। ये रिपोर्ट्स? हाँ बेटा, वो कल ही, इनमें से 2 रिपोर्टें कल प्रिया लेकर आई थी, तो साथ ही देख रही थी सारी। डॉक्टर ने मंगवाई थी देखने के लिए, तो वो मैंने इकट्ठी रखी हुई है, प्रिया को भेजूंगी, वो दिखा लाएगी। मम्मी ने जवाब दिया। ये कब कराया आपने मम्मी? और ये दवाइयाँ तो पहले वाली नहीं है ना? कविशा ने फट से पहचान लिया था। हाँ बेटा, अरे मैं तुझे बताना ही भूल गई। कल अमाल मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी। वो नाके पर एक बड़ा वाला हॉस्पिटल है ना, समझ गई थी वहाँ कविशा कि किस हॉस्पिटल की बात कर रही थी मम्मी। इस पूरे गांव का सबसे आला हॉस्पिटल था उसकी। क्या? वहाँ पर? हाँ बेटा, वहाँ ले गई थी अमाल। वहाँ पर जो डॉक्टर है ना सबसे बड़ा, अरे उसने मुझे न जाने कौन सी मशीन में डाला और मेरी सारी फ़ोटो निकाल दी। अरे वो MRI होता है मम्मी। हाँ वही। तो बस वहाँ का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वो अमाल का दोस्त है। उसने सारे टेस्ट एक के बाद एक धड़ाधड़ कर ही दिए, ना कुछ पूछा ना कुछ जांचा, दवाइयाँ लिख दी, दवाइयाँ उसी वक्त मिल गई। बस अमाल लेकर गई थी। और सच बताऊँ बेटा, तो इन दवाइयों से बहुत फ़र्क है, मुझे बहुत राहत है दर्द में। अभी ये रिपोर्ट्स प्रिया लेकर जाएगी, देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर। मम्मी ने अपनी बात पूरी ही की थी कि अमाल पैकेट्स लिए अंदर आ गई थी। कविशा चुपचाप सिर्फ अमाल को देखती नजर आई थी। माँ, ये मैंने आपके लिए लिया है, मेरा मतलब हम दोनों ने। देखो कैसा है, आपको पसंद आएगा ना? देखो ना माँ। अमाल ने माँ का हाथ खींचकर उधर चारपाई की तरफ किया था। चारपाई पर ही बैठ गई थी अमाल और खोल कर दिखाया था वो पैकेट। हाँ बेटा, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, एक तो आप बेटा कहती हैं, ऊपर से फिर धन्यवाद भी करती हैं, क्यों? इसका मतलब आपने मुझे अपना नहीं बनाया है ना? अमाल ने पूछा। नहीं मेरे बेटा, ऐसा नहीं है। माँ ने अमाल का सर सहलाते हुए उसे अपनी गोद में छुपा लिया और कविशा वहीं टेबल पर खड़े इन दोनों को देखती रही। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं ज़रा चाय वाय लेकर आ। नहीं माँ, अब हम चलेंगे। सुनो, अमाल ने कितने प्यार से बुलाया था कविशा को। हाँ हाँ, अब घर चलें, मॉम इंतज़ार कर रही होंगी ना। और प्रिया का जो गिफ्ट है वो तो दे दो आकर। हाँ। और कविशा भी वहीं बड़ी थी जहाँ वो पैकेट्स रखे हुए थे। एक पैकेट निकाल के उसने मम्मी को दिया। ये प्रिया का है मम्मी, उसे दे देना। और हाँ, डॉक्टर क्या कहेंगे ये मुझे बताना फ़ोन करके। अमाल खड़ी हो गई थी बाकी के पैकेट्स लिए और बाहर की तरफ चली थी माँ का आशीर्वाद लेकर, बहुत सारा। कविशा भी माँ से विदा ले चुकी थी, गले मिलकर आशीर्वाद लेकर। और ये दोनों फिर से रास्ते की सुपुर्द हुए थे। जहाँ अमाल के चेहरे पर खुशी थी, स्माइल थी, मुस्कुराहट थी, वहीं कविशा के चेहरे पर हैरानी थी। वो बार बार कभी अपनी गर्दन को बाईं तरफ घुमाती तो कभी दाहिनी तरफ अमाल पर घुमाती, चुपचाप, बिल्कुल खामोश। और ये देखते देखते ही अमाल का घर आ गया। घर पर रुकी थी स्कॉर्पियो, उधर ज़ोर से बढ़ा था वहाँ। बॉस आप आ गई? हाँ हाँ आ गई। सुन, पैकेट्स होंगे वहाँ, निकाल, उसमें तेरा भी एक, समझा? जा जल्दी निकाल ले। चाबी दी थी यहाँ अमाल ने उदय को। उदय भाभी की तरफ गया था अपनी। भाभी आओ ना, अब मेरा मतलब आइए ना। जीभ निकाली थी उसने बाहर और खोल दिया था कविशा की तरफ का दरवाज़ा। कविशा अपनी हैरानी में ही नीचे उतरी थी और अंदर गई थी। बैठक में ही मॉम बैठी हुई थी। अमाल ने फ़ौरन से जाकर मॉम के पैर छू लिए। कविशा भी अपनी उसी हैरानी वाले भाव के साथ जाकर मॉम के आगे खड़ी हुई थी और पैर छुए थे मॉम के। खुश रहो,
दोनों खुश रहो और एक दूसरे को खुश रखो। ले आए दर्शन देवी के? हाँ हाँ मॉम, पता है मैं कितना थक गई। अमाल जाकर मॉम के बगल में बैठ गई थी और अपने सर को मॉम के कंधे पर रख दिया था। अरे तू इतनी चुप चुप क्यों है? क्या हुआ? हाँ, कोई बात परेशान कर रही है क्या तुझे? बोल। नहीं मॉम, वो थक गई हूँ मैं। अच्छा, जा फिर जा, नहा धो ले, खाना खा ले, आराम कर ले। हाँ, और हाँ, नहा धोकर आराम करके मेरे पास आना। मुझे कुछ काम सौंपने हैं तुझे। काम? कैसे काम? अपनी भवें सिकोड़ी थी कविशा ने और अमाल मुस्कुराई थी उसके इस सवाल पर। अरे जब तुझे बताऊंगी तो पता चल ही जाएगा ना, तुझे ही बताऊंगी, अब किसी और को तो बताऊंगी नहीं। हाँ, अभी जाकर आराम कर ले, शाम को आना मेरे पास। और हाँ, रसोई देख लिया कर, जाकर देख लिया कर, अमाल के पसंद की एक आधी चीज़ बने हर खाने में। मैं क्यों देखूँ माँ? अब मेरा मतलब इतने सारे नौकर चाकर तो हैं आपके पास। हाँ हाँ, नौकर चाकर हैं, लेकिन अमाल के लिए तो तू है ना, तो उसकी पसंद का एक आधा चीज़ बने ये ध्यान रखा कर, अपने भी एक पसंद उसमें बना लिया कर। ठीक है मॉम, मैं जाती हूँ अभी, मुझे बेकरी भी जाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जा जा, और हाँ, गाड़ी से जाना। जी मॉम। कविशा सर झुकाए चली गई थी रूम की तरफ। रूम में जाकर वो अपने बेड पर बड़ी खामोशी से स्तब्ध होकर बैठ गई थी। क्या है ये? एक पल में एक अलग रूप दिखाती है और दूसरे पल में दूसरा। मैं पागल हो जाऊंगी इन लोगों के पास रह रह कर। एक लंबी सांस लेकर छोड़ी थी यहाँ कविशा ने और बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। बाथरूम में जाकर वो नहा आई थी। नहा कर वो वापस आई थी, तब देखा था अमाल बेड पर आकर लेटी है। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है अपनी पीठ के बल मत लेटा करो, तुम जानबूझकर ये करती हो ना, चिल्ला पड़ी थी यहाँ कविशा। नहीं, मुझे याद नहीं था। ओके, मैं याद रखूँगी, चिल्लाओ मत, मॉम ने सुन लिया तो हो जाएगा काम, चिल्लाओ मत। कविशा की बात पर अमाल फट से सीधी मतलब पेट के बल हो गई थी। और हाँ, दवाई यहाँ रखी और शाम को काका के पास हो आना, दिखाया है ना अपना जख्म, दवाइयाँ कितनी लेनी है और कितनी नहीं, ये पता लगाया ना। कविशा ने ऑर्डर दिया था अपनी उसी हैरानी भाव के साथ। हाँ, वो बोल रही थी लेकिन हैरान अभी भी थी। मैं अकेले क्या करूँगी वहाँ जाकर? तुम चलो ना साथ। क्यों, तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकती? न जाने कहाँ कहाँ तो तुम अकेले चली जाया करती हो, वहाँ क्यों नहीं जा सकती? अरे अरे बाबा, वो काका है ना, तो नहीं, वो मुझे कहाँ जानते होंगे, जानते तो तुम्हें है ना। अमाल की यहाँ भवें सिकुड़ी थी ज़रा फिक्र में। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि वो लेप फिर दोबारा तुम्हारी पीठ पे ना लगा दे? नहीं, मुझे वो नहीं डर लग रहा, बस थोड़ा सा अजीब लगता है ना, क्योंकि वो काका जान पहचान के है ना तुम्हारे, तो इसलिए। तो उससे क्या, क्या तुम छोटी बच्ची हो? चुपचाप से चले जाना और अपना ये सब दिखाकर अपनी दवाई भी दिखा लाना और पता कराना, समझी तुम? मैं क्यों जाऊँगी तुम्हारे साथ? तुम्हें अकेले जाना होगा। सुना नहीं है तुमने तुम्हारी मॉम ने क्या आदेश दिया है? मेरी मॉम? हाँ, शाम को उनके पास जाना है मुझे, न जाने कौन से काम देंगी क्या नहीं। तो मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, तुम अकेले चले जाना। ठीक है, तो मैं भी नहीं जाऊँगी। ये क्या बात हुई? यही बात हुई। अगर तुम्हें मेरे ज़ख्म की फ़िक्र है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं नहीं जाऊँगी। मत जाओ, मुझे अभी बेकरी जाना है। कविशा ने ये कहा और अपना बैग उठाए वो बाहर की तरफ चली गई थी। अब मॉम अंदर आई थी अमाल से कुछ बातें करने। क्या हुआ, ये इतनी चुप चुप क्यों है? हाँ, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? अच्छी नहीं लगती ये चुप चुप? अमाल से पूछा था यहाँ मॉम ने। नहीं मॉम, वो पता नहीं, शायद थक गई होगी। और यहाँ अमाल सीधी लेट गई थी मॉम को देखकर, फ़ौरन से भी पहले कि मॉम का ज़रा भी ध्यान इस तरफ न आए।
मॉम और अमाल यहाँ बातें करते नजर आए थे। वक्त आगे गया था, पहर बदलने लगे थे। अमाल ने उदय को बुलाया था। हाँ बॉस, बोलो। मेरे साथ चलना है तुझे, चल। अपनी घड़ी को अपनी कलाई पर बांधते हुए अमाल ने कहा था। कहाँ बॉस? कितने सवाल करता है उदय, चल। और ये दोनों बाहर की तरफ बढ़े थे। वापस अपनी ब्लैक स्कॉर्पियो को चमका चुकी थी अमाल अपने आप, और ये दोनों आगे गए थे। कहाँ जा रहे हैं हम बॉस? कहीं नहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं ना तू रास्ता, पहुंच जाएंगे तो पता लग जाएगा, चल। आमाल उदय को लेकर वहीं जा रही थी जहाँ वो बच्ची थी, और उस बच्ची की दादी की वो चाय की दुकान थी। दादी ने कुछ कहा था अमाल से, अमाल ने कुछ सवाल किए थे उनसे। क्या थे ये आप सबको मालूम होगा। बस उदय को वहीं लेकर बढ़ी थी अमाल। बहुत हम यहाँ क्यों आए? ये जो पूरी ज़मीन है, तुझे इसका पता लगाना है ये किसकी है, इसलिए आए हैं। अरे ये तो यादव जी की है। पक्का तुझे मालूम है ये यादव जी की है? हाँ मुझे मालूम है। यहाँ पर 6 महीने पहले कोई छोटा मोटा गुंडों का ग्रह आया था जो यहाँ पर कब्जा जमाने की बात कर रहा था। मैंने बताया तो था बॉस आपको। अच्छा अच्छा, हाँ, ये वही केस है जो तूने अकेले हैंडल किया था? अमाल ने मुस्कुराकर उदय से कहा। क्या बॉस? हाँ ये वही है। अच्छा, फिर तो ज़रूर तुच्चे मुच्चे गुंडे होंगे, है ना, तभी तो तूने हैंडल कर लिया अकेले। बॉस आपको क्या लगता है मैं सिर्फ तुच्चे मुच्चे को हैंडल कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कहाँ लगता है, तो किसी को भी हैंडल कर सकता है। चल, यादव जी से पता लगा ये ज़मीन बिकाऊ है कि नहीं, ये हमें ख़रीदनी है। लेकिन क्यों बॉस, इतनी ज़मीन तो वहाँ पर ली हुई है ना। अरे बाबा, कितना सवाल करता है तू। हाँ, यहाँ की ज़रूरी है ना तो यहाँ की लेनी है, और अगर ये किसी मुद्दे में फंसी हुई है तो वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है बॉस, मैं पता करता हूँ। और कुछ? हाँ और कुछ, चल बैठ। स्कॉर्पियो में बैठे थे ये दोनों, और अमाल आगे बढ़ गई थी। शाम हो गई थी। शाम होने पर घर लौटी थी कविशा। दिन भर बेकरी में काम कर आई थी। जितना भी दिन उसके पास बचा था, उसकी कमर में ज़रा दर्द हो रहा था। फिर से उसी दर्द वाली कमर से मॉम की तरफ झुकी थी। बस 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 कर, एक बार पैर छू लिया कर, बार बार छूने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कमर में दर्द है तेरे? मॉम ने समझ गई थी। नहीं। अरे अच्छी बात है, दर्द किसी के सामने बताया नहीं करते, लेकिन जो ना छुपा सके उससे क्या छुपाना। जा गर्म पानी से नहा ले, मैं दासी को भिजवाती हूँ, मालिश कर देगी तेरी। नहीं मॉम, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं नहा लूँगी तो ठीक हो जाएगा। चल चल ठीक है, जा तेरी मर्ज़ी, और जा नहा करा देख रसोई में। जी मॉम। और कविशा अंदर की तरफ गई थी। फिर से वो गर्म पानी से नहा ली थी। जब नहाकर बाहर बेड पर आई थी तो उसे वो दोनों पैकेट दिखे थे। ये दिए नहीं अभी तक इसने, कहाँ है ये? काका के पास गई होगी या नहीं गई होगी। अजीब औरत है। चलो पहले मैं रूह का दे आऊँ। रूह का पैकेट उठाया था कविशा ने और रूह के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जब वो कमरे में घुसी ही थी तो देखा था रूह अपनी आँखों को साफ कर रही थी अपने कमरे की खिड़की पर खड़े हुए। तभी कविशा ने डायरेक्ट जाने की बजाय नॉक किया था डोर पर। अरे भाभी, आप आपको नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आ जाइए करिए, आइए ना। रूह कितनी बड़ी स्माइल लेकर बढ़ी थी अपनी भाभी के पास। भाभी का हाथ पकड़ा था और उन्हें अपने बेड पर लाकर बिठा दिया था। क्या हुआ रूह? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। आप दोनों कब आए? हम तो सुबह ही आ गए थे। अच्छा, वो मैं बुक्स लेने गई हुई थी ना अपनी, तो इसलिए। अच्छा ठीक है, ये हमने तुम्हारे लिए ख़रीदा है, मतलब मैंने। तो ये लो, और बताओ कि कैसा है। फटाफट से रूह ने उस पैकेट को खोला था। उसमें एक स्वेट शर्ट थी जिस पर फ्लावर्स बने हुए थे, और वो पिंक नहीं थी, ब्लैक थी। रूह का फेवरेट कलर था। वाओ भाभी, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये तो बहुत अच्छी है। आप
आप इसे वहीं से लाई है ना, जहाँ से एक हमेशा लाती मेरे लिए? क्या? कविशा ने भवों को सिकोड़ा था। हाँ, एक जब भी जाती है मंदिर मेरे लिए ऐसा ही लेकर आती हैं। सच में? हाँ भाभी, और देखो आज आप भी वही ले आई। कितने मिलते जुलते हैं आप लोगों की पसंद, मतलब ख्याल मेरे लिए। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। इतनी सी बात पर रूही अपनी भाभी के गले लग गई थी, वो भी बिल्कुल तेज। तो बताओ क्यों परेशान हो? हम्म? अब तो देखो मैं तुम्हारी पसंद भी तुम्हारे बताए बगैर पहचान लेती हूँ। तो अब तो बताओ। कुछ नहीं है भाभी। रू, मैं तुमसे बड़ी हूँ, बहुत बड़ी। तुम्हारी उम्र की मेरी बहन है प्रिया। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। और सबसे बड़ी बात है कि तुम बहुत ज़्यादा हो, बहुत। और यही तो मुझे पसंद है। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारी फिक्र दिखती है। पता नहीं तुम्हारी एक कैसे नहीं पहचानती। नहीं भाभी, मेरी एक माथे की लकीर से मेरी फिक्र पहचान जाती है। वो बात अलग है कि मैं अभी उनके सामने जा नहीं रही, और शायद इसीलिए नहीं जा रही। देखा, तुम्हें कोई तो बात परेशान कर रही है ना। झुका लिया था सर अपना रू ने। बेटा, अगर नहीं बताना चाहती हो अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रख, कुछ भी बात हो कहने की, मैं यही हूँ। जी, थैंक यू भाभी। ये कहकर रू अपनी भाभी के गले लग गई थी। कविशा ने उसके सर को सहलाया था, उसके माथे को चूम लिया था और अपने कदम बाहर की तरफ ले आने लगी थी। भाभी, एक बात कहूँ? मुड़ी थी कविशा उसकी पुकार पर। हाँ बोलो ना। क्या मैं अभी, मेरा मतलब मैं आपको भी एक बुलाऊं? क्या क्या कहा तुमने? कविशा ने अपनी बहू को सिकोड़ा। हाँ, ए फॉर अमाल एंड के फॉर कविशा, मेड फॉर ईच अदर। बिल्कुल नहीं, मुझे भाभी बुलाओ, ठीक है? चलो मैं आती हूँ अभी। कविशा ने ये कहा था और अपने कदम बाहर की तरफ कर लिए थे। उसने अपनी कमर को फिर हाथ लगाया था। कह रही हूँ तुझसे, भेज देती हूँ किसी को, मालिश कर देगी वो। मॉम ने देख लिया था। नहीं मॉम, वो बस मैं थोड़ा सा मरहम लगा लेती हूँ अभी। आती हूँ मैं अभी। हाँ हाँ, जा। और कविशा अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी। दरवाज़ा उसने ज़रा फेर दिया था, बंद नहीं किया था, और अपने सूट को ज़रा ऊपर तक उठाया था और अपने सीधे हाथ पर मरहम लगाकर ज़रा मसलने की कोशिश की थी अपनी कमर पर। तभी दरवाजे से अंदर आई थी अमाल और नज़र उसकी सीधा कविशा पर गई थी। अमाल ने फ़ौरन से भी पहले जाकर कविशा का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और हिलो मत, वरना मैं और कुछ भी कर सकती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कुछ भी कर सकती हो? कुछ भी कर सकती हो? तुम ज़बरदस्ती करोगी मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो चुपचाप सीधे बैठी रहो। अमाल ने ये कहकर उसके हाथ से वो मरहम ले लिया था और अपने सीधे हाथ की फिंगर्स में लगाकर अमाल की कमर पर सहलाने लगी थी, धीरे धीरे, बहुत प्यार से। बहुत करीब थी वो कविशा के। कविशा ने अपनी तेज धड़कनों को रोकना चाहा था, लेकिन रुक नहीं रही थी। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था, जैसे उसका दिल बाहर आ जाएगा। तेज तेज उसकी चेस्ट ज़रा ऊपर बढ़ने लगा था और अमाल चुपचाप मरहम उसकी कमर पर लगा रही थी, ठीक नीचे। क्या हुआ? हाँ, सांसें तेज चल रही हैं। अमाल ने सीधा कविशा के कान पर कहा था। छोड़ो, और झटके से उठ गई थी कविशा। उससे अपना हाथ छुड़ाया और अपने सूट को उसने नीचे कर लिया था। मुझे ये मोम का पैकेट देकर आना है। और वो पैकेट लिए बाहर भाग गई थी। उसे ऐसा जाता देख उसकी सांसों को तेज महसूस होता पाकर अमाल कितनी खुश हुई थी।
बस एक दिन आने वाला है जब तुम मेरी बाहों में होगी और मैं तुम्हें बेतहाशा प्यार करूँगी, बेतहाशा। हे देवी, जल्दी से वो दिन ला दे मेरी ज़िंदगी में जो मैं तुझसे मांग कर आई हूँ। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ, इसे मेरी बाहों में दे देना। मैं इसे चूमना चाहती हूँ, इसे प्यार करना चाहती हूँ, दे देना। अपनी आँखों को अपने चेहरे के साथ ऊपर किया था माँ ने अपनी प्रार्थना दोहराते हुए। तो देखते हैं ये प्रार्थना कब कबूल होती है, किसकी पहले होती है और किसकी बाद में होती है। तो बस आज का एपिसोड पूरा हुआ। अपनी राय लिखना ना भूलिएगा, अपनी कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने कर लिया है उसका तहे दिल से शुक्रिया। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और जिसने नहीं किया है, जो 48% लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है और वो मुझे सुनते हैं, तो 48% में जो भी आ रहा है उसको मैं क्या कहूँगी, ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और दुआ करिए। जब मिलें तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।